आपने अभी कहा कि जनता के बीच जाएंगे, किसान आंदोलन ने भी एक मॉडल दिया। लेकिन सवाल है कि ये सरकार तुम डाल डाल हम पात पात हैं। इन्होंने अपना जो एक लाभार्थी समूह बना दिया है और सुविधाओं का आदी बना दिया है पूरे देश की जनता को। कोई उसमें, और एक ये होता है कि संवैधानिक संकट ना आ जाए, संवैधानिक संकट ना आ जाए। तो संवैधानिक संकट का हंटर लेकर के ये ऐसी सारी चीजें कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना ही था तो ये 12 तारीख का 19 तारीख क्यों किया? या 3 साल से ये मामला पेंडिंग हुआ है, अब तक उनको फुर्सत नहीं मिली इस पर करने की। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से सब लोग आंखें बंद किए हुए हैं, गांधी जी के 3 बंदर बने हुए हैं। हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं सुनेंगे, हम कुछ नहीं समझेंगे, हमको जो समझाया जाएगा। और उसमें भी एक दल विशेष के कुछ वर्ग समूह के लोग हैं, विशेष लोग हैं जिनका की अपना तानाशाही एक तरफा रूप से हम चलेंगे मोहम्मद खालिद साहब के पास। मोहम्मद खालिद साहब, अभी एक संकट और आया है जो बहुत बड़ा संकट है। आपने पता नहीं उस पर ध्यान दिया कि नहीं दिया। ये हमारे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में है कि हर पार्टी के अंदर, राजनीतिक दलों के अंदर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। और उसमें ये जो वो पार्टी का अध्यक्ष है, कोई भी अध्यक्ष 5 साल से ज्यादा समय तक निर्वाचित होकर के नहीं रह सकता है। उसको उसके पहले उसको निर्वाचन कराना होगा। और अभी जो अपने नड्डा साहब हैं, ये करीब 5.25 साल इनको हो गया है और निर्वाचित ये हुए थे 20 जनवरी 2020 को। ये निर्वाचित होकर के पदभार ग्रहण किए। अच्छा, 3 साल बाद इनको एक्सटेंशन दिया गया तो वो 5 साल की लिमिट इनको पार कर गई है। तो सच तो ये है कि निर्वाचन आयोग को स्वतः संज्ञान लेकर के 21 जनवरी को ही ये पूरी पार्टी की मान्यता खत्म कर देनी चाहिए थी। लेकिन आज की तारीख तक उस पर ऐसा नहीं हुआ। और अगर निर्वाचन आयोग ने कहा तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो जब ये निर्वाचन आयोग के ये गठन की प्रक्रिया पर ही फैसला नहीं अपना नहीं ले पा रहा है, तो ऐसी हालत में हमारा जनतंत्र और हमारी चुनावी प्रक्रिया, इसका आप क्या भविष्य देख रहे हैं खालिद साहब? देखिए तिवारी साहब, बहुत इश्यूज डिस्कस हो चुके हैं। डॉक्टर सुनीलम ने भी किए, हम सब ने किए हैं। बात यह है कि अगर फ्री और फेयर सिलेक्शन नहीं होगी तो फ्री और फेयर इलेक्शन भी नहीं हो सकता। दोनों इतने जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। और ये केवल इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट का ही मामला नहीं है। आप ये देखिए कि जो सेक्शन 93 है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में, वहां पर यह है कि आपको सारे रिकॉर्ड अगर कोई कैंडिडेट मांगे तो देने पड़ते हैं। लेकिन उसमें भी बदलाव कर दिए हैं कि भी इलेक्शन कमीशन की मर्जी है, वो दे या ना दे, वो कुछ भी बहाना लगा करके कह देगा हम नहीं दे सकते। आरटीआई को आप कमजोर करते जा रहे हैं। और फिर इतना ही नहीं, बल्कि वो इलेक्शन कमीशन को ये समझते हैं कि ये तो हमारा एक डिपार्टमेंट है। इलेक्शन कमीशन जो संविधानिक संस्था है, वो ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो हमारा डिपार्टमेंट है। जिसकी वजह से आपको पता होगा कि जब ये अमेंडमेंट्स की रूल्स में, तो उन्होंने एक और अमेंडमेंट की। वो ये क्या कि इलेक्शन कमीशन का प्रोटोकॉल में दर्जा कम कर दिया। यानी इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर हैं। और उसके बाद बहुत ज्यादा शोर मचा। दोबारा उनको वही सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर प्रोटोकॉल बाद में दिया गया। तो बात यह है कि आप कहते हैं ना कि अगर थानेदार मेरा साला होगा तो मुझे किस किस चीज का डर है, मैं कुछ भी करता रहूं। सबसे पहले आप इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट को अपने हाथ में ले लीजिए, वो ले लिया। आप उसकी गर्दन मरोड़िए, उसकी बाजू मरोड़िए, उसकी उंगली मरोड़िए, वो जो ही करेगा वही करेगा, जो आप कहेंगे वही करेगा। आपके मुताबिक 3-3 महीने में इलेक्शन स्प्रेड करेगा। आपके मुताबिक वो इलेक्शन की डेट्स तय करेगा। आपके मुताबिक जैसे वो कहते हैं जेरी मेंडरिंग कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अपने मुताबिक ढाल लेना, अपने मुताबिक को कट करना। और यहां पर ये इलेक्टोरल रोल्स को कट कर रहे हैं। जी वो स्टेट इलेक्शन कमीशन पर भी पड़ रहा है।
इसलिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जब होते हैं वहां पर ऊपर कुछ भी हो रहा है, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंटों को कहने पर हम भी कुछ भी करें, और जिससे जो हमारी ग्रास रूट पर लोकतंत्री संस्थाएं हैं, यानी कि म्यूनसिपैलिटियां हैं या पंचायतें हैं, वहां पर भी वही हो रहा है कि कितनी वोट कहां से काटनी है, कितना वो करना है, और उसकी वजह से वहां पर भी लोकतंत्र खतरे हैं। यानी लोकतंत्र सिर्फ यही नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा की इलेक्शन में खतरे में है, विधानसभाओं की, बल्कि नीचे से ऊपर तक आप बंटाधार कर रहे हैं। जो आपने आज का टॉपिक रखा है, वो बंटाधार पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस का है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन को आप एक मोहरा बना करके या आप अपने अंडर लेकर के जो भी चाहे वो करवाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। इससे हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस और ज्यादा वीक होगा, हमारा लोकतंत्र और ज्यादा वीक होगा, और हम और ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा खिल्ली पिट रही है कि हमारा लोकतंत्र का स्तर डाउन जा रहा है इंडेक्स में, वो और ज्यादा डाउन होगा। और इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी मनमानी करेगा। और बिल्कुल सही है कि जो रूलिंग अपोजिशन पार्टीज हैं वो वहां पर तो शोर मचा रही हैं जहां तक हो सकता है, और उनमें भी आपस में कोई तालमेल कई जगह पे नहीं है। अगर आप कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं कि हाँ भी ये गलत हो रहा है, तो आप गलती के लिए सब लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। हर वहां पर भी अपना अपना इंटरेस्ट वॉच कर रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है, जो इंडिया गठबंधन का पार्ट है, वो इकट्ठे नहीं है। जिसका जो है वो फायदा रूलिंग पार्टी ले रही है। और इसके साथ ही जो सड़क पर आने की बात है वो तो कोई कर ही नहीं रहा है। आप तो व्हाट्सएप पे आ रहे हैं सड़क पे, आप इंस्टाग्राम पे और दूसरी चीजों पे सड़क पे आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल सड़क को भूल चुके हैं, जिसकी वजह से आप एक व्हाट्सएप पे रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, लेकिन ग्राउंड पे रेवोल्यूशन नहीं लाना चाहते। जी जी खालिद साहब, अब हम एक बार हम चलेंगे अरविंद जी के पास। मैं जो है तिवारी जी, मुझे निकलना, बस एक केवल मैं बात कह के जाना चाहता हूँ कि असल में हम लोग जो पूरी बात कर रहे हैं इसका संबंध एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में है कि भाई आप जवाबदेही कुछ मानते हैं या नहीं मानते। यहाँ पर ये है कि पुलवामा हो जाए तो भी जवाबदेही नहीं है, लोगों को हथकड़ी बेड़ी में लेके आ जाओ तो जवाबदेही नहीं है, महाकुंभ में लोग मर जाए, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मिल जाए, कोई जवाबदेही नहीं है। तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इतना इररिस्पॉन्सिबल हो गया है कि इसको रिस्पॉन्सिबल बनाना मेन टास्क है, मुख्य चुनौती है। तो कौन बनाएगा भाई? या तो मीडिया बनाएगा इसे रिस्पॉन्सिबल, या जनता बनाएगी रिस्पॉन्सिबल, या ऑपोजिशन बनाएगा रिस्पॉन्सिबल, है ना? मतलब कौन बनाएगा? या न्यायपालिका बनाएगी। अब अगर कोई भी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल आगे नहीं आ रहा तो फिर ये स्वेच्छाचारिता और ये तानाशाही और वो सब तो चलने ही वाली है। ये वाली बात जो है हम 2014 के बाद से हम लगातार हम देख रहे हैं। तो ये मैं केवल जोड़ना चाह रहा था, बाकी बात तो पहले अपनी बात रख ही चुका हूं मैं। जी अरविंद जी बोले। अरविंद जी के पास चलते हैं। अभी सुनीलम ने कहा कि सड़क को गर्म करने के लिए हमारे पास मॉडल है स्वाधीनता आंदोलन का, और इस बीच हमारे पास मॉडल है किसान आंदोलन का। किसान आंदोलन निश्चित रूप से एक अहिंसक तरीके से इतना लंबा आंदोलन चला, लेकिन वो किसान आंदोलन का भी अंततः उसका निष्कर्ष क्या निकला? आज की तारीख में जो किसानों के साथ सहमति बनी थी उसका पालन कहाँ कैसे हुआ, और क्या वह किसान आंदोलन पूरे व्यापक तरीके से देश की जनता को भी अपने साथ जोड़ पाया, अपने साथ ले पाया? उसका परिणाम क्या निकला? फिर वही बेतलवा डाल। तो ऐसी हालत में ये जनतंत्र को मजबूत करने के लिए आप कैसे देखते हैं? देखता हूं जैसा डॉक्टर साहब ने बोला, और दूसरे मैं तो समझता हूं कि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अगर विपक्ष अगर ये हिम्मत नहीं जुटा पाता है, सड़क पर नहीं उतर पाता, और बिल्कुल ये कटु सत्य है कि इतने बड़े बड़े इश्यूज में महाराष्ट्र में इतनी धांधली हुई, एक दिन आप महाराष्ट्र बंद का काल नहीं दे सके हैं, आप कोई आंदोलन नहीं छेड़ सके, हरियाणा में कोई आंदोलन नहीं छेड़ सके। तो अगर आप सिर्फ जैसा अभी खालिद साहब ने बोला कि आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और इस पे ही सिर्फ क्रांति करेंगे तो सिर्फ वही है
कि कटते हैं दुख में ये दिन करवट बदल बदल के, तो बस करवट बदल बदल के हम लोग ये दिन काटते रहेंगे और इसका कोई नतीजा नहीं है। जो बात मैंने शार्ट में आपसे पहले बोली थी, डॉक्टर साहब